हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका मॉक टेस्ट 1 फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जिसमें हम लोग आज आपके सिलेबस का पहला पोर्शन है जो आपका जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके 20 नंबर का है। तो इसमें हमारे रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन, जो कि हम लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इस पोर्शन के आपके सिलेबस के, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, देखते हैं आपका स्कोर कितना रहने वाला है आउट ऑफ 20। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके थोड़ा सा हार्ड लेवल वाले होंगे। अगर मेरी क्लासेस सारी प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने कवर की हुई होंगी तो आपको ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं ठीक है भाई। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आफ्टर द सेशन, ठीक है। बाकी वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट हो या फिर कोई क्यूरी हो आपको, किसी भी रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आपको, तो आप इस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, अब पहली चीज़ आपके पास ये होगी कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स होती क्या है सर, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऑप्शंस पे आते हैं। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स वो होती हैं, ये वो क्रॉप्स होती हैं जिनमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड ऑन करते हैं क्या ऐड ऑन करते हैं सर, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। जो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग फर्दर ऐड ऑन कर देते हैं किसी तरह से, इसको क्या करके, ब्रीडिंग करके, ठीक है। क्रॉस ब्रीड जिसको बोलते हैं वो करके, जैसे विटामिन ई ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो वो क्या होती हैं आपके पास, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ अब भाई ऑप्शंस के साथ, फिर हम लोग 1 बाय 1 सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ठीक। गोल्डन राइस, हाई आयरन पर्ल मिलेट, विटामिन ए कैसावा, या ऑल ऑफ दी अबव। यस, कौन सी है करेक्ट ऑप्शन। तो यस, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, सभी के सभी ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मैं समझाऊँ, ठीक है, जो आपकी बायोफोर्टिफिकेशन ये प्रोसेस है, मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन क्वालिटी फूड की क्रॉप्स की जो है वो इंप्रूव कर देती है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ब्रीडिंग वगैरह करवा के। गोल्डन राइस जो है ये आपका बायोफोर्टिफाइड किया जाता है किसके साथ, विटामिन ए के साथ, ठीक है। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, गोल्डन राइस विटामिन ए। और ये जो आपका आयरन पर्ल मिलेट है, ठीक है, आयरन पर्ल मिलेट है, इसको बायोफोर्टिफाइड किया जाता है किससे भाई, दैट इज आयरन के साथ। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है, पर्ल मिलेट को आयरन के साथ। विटामिन ए कैसे हुआ, ये आपका बायोफोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए से, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। तो ये सभी की सभी आपको एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स की, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, आपको पूरा टॉपिक ही यहाँ पे रिवाइज हो चुका है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास आ गया नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन क्या चीज़ है, बोलोगे सर ये तो साइंस पोर्शन का है, तो बट आपकी ये एग्रीकल्चर में भी आता है। तो नाइट्रोजन जो है आपका, ये किसके लिए हेल्प करता है आपका, डिनोटेड बाय एन, नाइट्रोजन, ये आपका प्लांट की ग्रोथ के लिए आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस आपके लिए किसके लिए होता है, ये आपकी सेल डिवीजन के लिए होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए आपके पास क्या होता है, फॉस्फोरस, ठीक है। और डेवलपमेंट आपकी जो प्लांट की टिप होती है, प्लांट की टिप की डेवलपमेंट के लिए आपको फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा भाई क्या, पोटैश। अब नेक्स्ट वन इज पोटैश। पोटैश क्या चीज़ है सर, तो पोटैश आपको किसके लिए चाहिए होगा, प्लांट्स की क्या, पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ाता है, ठीक है। पीएच वैल्यू कौन बढ़ाता है, आपका पोटैश बनाता है, ठीक है। अब कंडीशनर, आप जब कंडीशनर यूज़ करते हो तो सॉइल की भी कोई कंडीशनर होगी, ठीक है। सॉइल की कंडीशनर हम लोग किसको कहते हैं, याद रखना है आपने, लाइम को, ठीक है। लाइम को हम कहते हैं कंडीशनर। क्लियर, ये आपको सभी चीज़ें याद रखनी है रिगार्डिंग दिस, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आया अच्छे से क्वेश्चन, तो कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। क्लियर है, जैसे ही मैं क्वेश्चन समझाऊं तो आपका आंसर मेरे से पहले आ जाना चाहिए भाई। चलो आ जाओ क्वेश्चन सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है भाई, यहाँ पे देखो, यमन हैज़ अ लैंड बॉर्डर्ड विद हाउ मैनी कंट्रीज,
ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से यमन कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सी कंट्री के साथ आपका यमन बॉर्डर शेयर करता है, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया या फिर कुवैत। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन आपका सीधे सीधे यहाँ पे वहाँ पे आपके सिलेबस में ओपनली दे रखा है कि हाँ भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपसे पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तो आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैपिंग जो है ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा कि भाई बताओ ये जगह कहाँ से, कौन सी जगह कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये यहाँ पे प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रॉपर तरीके से होगी। 2-3 क्वेश्चन से जहाँ से आपको मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे तैयार पहले ही करवा दूंगा। यस, बताओ भाई कौन कौन सा है करेक्ट आंसर। तो यमन आपका, अगर हम बात करें, यमन आपका शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ, एक तो ओमान के साथ, इसके साउथ ईस्टर्न रीजन में है ओमान। क्लियर, ओमान तो हमारे पास आ गया। और यमन इसका सिग्निफिकेंट बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ, इसके नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, ओमान एंड सऊदी अरेबिया यूएई के साथ नहीं करता, कुवैत के साथ नहीं करता। 2 और 3 यानी कि ओनली 2 दो ही हैं जो ये यहाँ पे आपके यमन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर है, ठीक है, समझ आई। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कितनी कंट्रीज पार्ट हैं, इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया या जिबूटी। यस, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात की गई है आपसे। तो पहली चीज़, जब मैंने ज्योग्राफी की ट्रिक्स आपको करवाई थी वहाँ पे मैंने बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपने कैसे याद रखना है, SEED। ठीक है, सीड से याद कराया था मैंने आपको। ठीक है, S फॉर सोमालिया, E फॉर एरिट्रिया, E फॉर इथोपिया, D फॉर जिबूटी। मतलब कि चारों के चारों हैं आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपका D वाला करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आ जाओ भाई, क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। ये आपका लेक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुलिकट लेक। यस, पुलिकट लेक के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुलिकट लेक is the second largest brackish water lake in India. Okay जी, it is located on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay, the lake is known for its rich biodiversity and its designed Ramsar site. ठीक है जी, the lake is fed by the Pennar river. Yes, बताओ भाई कौन सा आंसर है करेक्ट रिगार्डिंग दीज स्टेटमेंट्स अबाउट पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट आपको सही दी गई है। यस, देखो भाई, आपकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या बोला गया था ये कि आपकी ये जो रिवर कौन सी बताई गई है, पेन्ना रिवर। ये पेन्ना रिवर से नहीं फेड होती है, ये आपकी होती है रिवर अरानी। याद रखना है आपने, रिवर अरानी एंड कालंगी रिवर, ये 2 रिवर्स हैं जिससे ये फेड होती है आपकी। ठीक है, रिवर कालानी, आरानी एंड कालंगी, ये 2 रिवर्स हैं जिनसे ये आपकी क्या फेड होती है। ठीक है, और पुलिकट लेक की अगर मैं आपसे बात करूं, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, और ये लोकेट करती है कहाँ पे, आपका आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। ये दोनों के बॉर्डर में आपको ये देखने को मिलती है। कौन कौन सी, पुलिकट लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको ये सीधा बोला गया है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। द लेक इज़ नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड डिजाइंड अ रामसर साइट। बिल्कुल भाई साहब, ये जो है आपकी रामसर साइट भी है, सही बात है। पेन्ना रिवर से नहीं भाई, तो 4 स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो 1, 2, 3 आपकी हैं करेक्ट आंसर्स, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई, क्लियर रिगार्डिंग दिस। अगर लेक्स के ऊपर मैंने एक अपना सेशन ले रखा है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा। लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लेक्स ऑफ इंडिया, उसमें प्रॉपर तरीके से कवर करवा रखा है मैंने। नो यूर JNK में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको लेक्स की वीडियो सारी लेक्स यहाँ पे रिवाइज करवाने बैठूंगा तो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। यस, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि भाई आपको रिवीजन करवाना है तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ गया भाई 5th वाला। 5th वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज क्लोजेस्ट टू द पटकाई रेंज? पटकाई रेंज के पास में इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है? एटलाई माउंटेन रेंज, कुनलुन माउंटेन रेंज, तियान शान, हिंदू कुश। यस, पटकाई रेंज के पास आपकी कौन सी माउंटेन रेंज है? यस, बताओ भाई। तो इट्स कुनलुन माउंटेन रेंज। क्लियर, कुनलुन माउंटेन रेंज। अब कुनलुन माउंटेन्स जो हैं ये लोकेटेड कहाँ पे करते हैं? आपके चाइना में। कहाँ लोकेटेड हैं भाई? ये आपके चाइना में है। ये स्ट्रेच करते हैं आपके पामेर माउंटेन से, जो नॉर्दर्न ईस्ट से, और वहाँ से फॉर्म करते हैं ये बाउंड्री तिब्बतन प्लेट्यू की साउथ से लेके तैरम बेसन नॉर्थ तक। ठीक है, पटकाई रेंज जो है आपके दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और म्यांमार तक ये एक्सटेंड करती है रफली। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद रखना है। ठीक है भाई, क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगर मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूँ, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे इंडिया कितने डिवीजन में डिवाइडेड है? 3 डिवीजन में। कौन कौन से डिवीजन है? एक है आपके पास हिमालयन रीजन, दूसरा आता है आपके पास प्लेन पार्ट्स, तीसरे आपके पास आ जाते हैं साउदर्न पेनिनसुलर प्लेटिव्स। ठीक है, ये 3 आपने याद रखने। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालयाज फॉर्म होते हैं पैरेलल रिंग रेंजेस से, उन हिमालयाज का क्या नाम है? यस, और वो ओल्डेस्ट अमंग दम भी हैं, तो ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय जो आपके पैरेलल रिंग रेंजेस से फॉर्म होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, क्या भाई? ग्रेटर हिमालयस। और आउटर मोस्ट रीजन हिमालयस का कौन सा है अगर मैं पूछूं आपसे? यस, आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द हिमालयस, तो वो है आपका शिवालिक। ओके, शिवालिक। क्लियर है? तो आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। ठीक है भाई, क्लियर। अब प्लेन जो आपके एक्सटेंड कर रहे हैं सब हिमालय से, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? भाबर। ओके, भाबर। ओके, याद रखना है आपने ये। क्लियर। और इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, यस यस यस, और तो कुछ ज्योग्राफी में, यस, हाँ चलो फिलहाल यही रहने देते हैं यहीं पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो गया बी। क्लियर। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इकोनॉमी का आपका पार्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया? ये 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपका इंडिया में कौन सा पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS बिल्कुल है। अगर आप लोग नेट बैंकिंग करेंगे, ठीक है, नेट बैंकिंग जब आप लोगों ने मैक्सिमम ने की होगी, तो नेट बैंकिंग जब आप लोग करते हैं, आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है RTGS करना है, नेफ्ट करना है, या फिर IMPS करना है। तो ये तीनों के तीनों सिस्टम इंडिया में है। आपके पास अगर नहीं है कोई, तो वो है PPF, दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है जो ऑफर करता है आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। क्या करता है? अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स आपको ऑफर करता है, और रिटर्न्स देता है आपको, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है ये आपका टैक्स से। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये आपको याद रखना है, ये हमारा कोई भी पार्ट नहीं होता पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का इंडिया में। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, RTGS है, नेफ्ट है, IMPS है, ये तीनों के तीनों आपके पार्ट हैं किसके? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया के। क्लियर है? ठीक है, चलें बढ़ें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पार्ट डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आ रही है भाई? तो थम्स अप कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन 7 पे। अगेन इकोनॉमी। द की डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस? आपसे ये पूछा गया है। यस, FDI involves acquiring a controlling interest in foreign company, okay, while FPI, that is foreign portfolio investment, involves purchasing stocks or bonds of a foreign company without controlling interest. Okay जी, next one, FDI is always a long term, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये लॉन्ग टर्म हो। FBI ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ज़रूरी नहीं है ये शॉर्ट टर्म ही हो। तो FDI इज़ ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये देखो, ये अभी एक गलत तो दूसरा भी गलत ही हो जाएगा। FDI इन्वॉल्व्स परचेजिंग स्टॉक्स, ठीक है,
तो परचेजिंग स्टॉक्स नहीं होता, ये आपका इंटरेस्ट एक्वायर करते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी के जो पोर्शन था वहाँ पे हम लोगों ने ये अच्छे से समझा हुआ है। हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, हॉट मनी क्या चीज़ है, चीप मनी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की हुई हैं वहाँ पे। तो एक बार जाके वो वीडियो सेशन जाके रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तो एफडीआई आपका इन्वॉल्व करता है एक्वायर करना, जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में होता है फॉरेन कंपनी में। और एफपीआई आपका इन्वॉल्व करता है परचेजिंग स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, ये फॉरेन कंपनी में उनके इंटरेस्ट को कंट्रोल किए बिना। ठीक है, ये इनका की डिफरेंस है बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। क्लियर, क्वेश्चन 7 हमारा हो गया क्लियर, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। कंसीडर द फॉलोइंग ऑन यंग इंडिया। यंग इंडिया के रिगार्डिंग आपसे बोला गया है यहाँ पे कंसीडर करने को। कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ सही या फिर गलत है। चलिए, यंग इंडिया वॉज अ बुक रिटन बाई लाला लाजपत राय इन 1916 एंड लेटर पब्लिश्ड बाई महात्मा गांधी एज यंग इंडियन जर्नल। ओके, ठीक है जी। Through this work, Mahatma Gandhi sought to popularize India's demand for independent Swaraj. ठीक है, it was it was published by Gandhi from 1925 to 1931. अब ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है यंग इंडिया जो है एक बुक है, पॉपुलर बुक है, जो रिटन डाउन की गई थी लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1916 में, लेटर पब्लिश की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा एज अ यंग इंडियन जर्नल। ओके जी। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि इस काम के द्वारा गांधी जी पॉपुलराइज कर रहे थे इंडिया की जो डिमांड है स्वराज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में आपको बोला गया है कि ये जो पब्लिश की गई गांधी जी के द्वारा 1925 और 1931 में, तो कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे सही है। तो आपके पास पहली दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी गलत। बोलोगे सर क्यों, पहले आप आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर, ओनली 2। यहाँ पे ये जो साल हैं यहाँ इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। अगर इन्होंने 1919 से 1931 किया होता तो हमारा आंसर यहाँ करेक्ट होता। तो ये 1925 ना हो कि 1919 से पब्लिश की थी गांधी जी ने 1931 तक। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें ये सही दी गई थी तीनों की तीनों स्टेटमेंट में। बस ये जो 1925 वाला डिफरेंस था ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे बात करूं, गांधी जी की बात हुई है तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई है, तो गांधी जी को हम कैसे बोल सकते हैं। एक बार गांधीयन एरा को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी भी रिविजन हो जाएगी। देखो भाई, पहली चीज़ आप लोग 1885 से लेके 1905, ठीक है, देन 1905 से लेके 1915, ओके, देन 1915 से लेके उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक ये 3 एरा थे अपने पास। पहला हम लोग क्या कहते हैं भाई, मॉडरेट्स एरा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीमिस्ट एरा, नेक्स्ट वन इज गांधीयन एरा। क्लियर, ये आपको टाइमलाइन याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो थे अपने पास टाइमलाइन। अब आ जाते हैं गांधीयन एरा को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एम के गांधी। ओके, एम के गांधी। ठीक है, एम के गांधी जी ने 1891 में ये क्या लंदन से एडवोकेसी करके वापस आए, कहाँ पे, लंदन से रिटर्न हुए इंडिया में। ठीक है, बॉम्बे में राजकोट, ओके, बॉम्बे राजकोट में एज अ लॉयर। ठीक है, एज अ नॉर्मल लॉयर ये काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एज अ नॉर्मल लॉयर ये काम कर रहे थे। कौन, आपके महात्मा गांधी जी। ठीक है, वहाँ इनको मिलते हैं एक बिजनेसमैन। ठीक है, कौन मिलते हैं, बिजनेसमैन। कहाँ के, अफ्रीका के। ठीक है, वो इनको एक जॉब ऑफर करते हैं। क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं कि भाई मेरा एक कज़न है, उसकी फॉर्म में आपको एज अ लॉयर में जॉब ऑफर करता हूँ अफ्रीका में। तो गांधी जी बोलते हैं चलो ठीक है। तो 1893 में गांधी जी चले जाते हैं कहाँ भाई, अफ्रीका में। कहाँ चले जाते हैं, अफ्रीका में। वहाँ पे जाके देखते हैं कि लेबर्स की कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट हो रखी है। उनके राइट्स के लिए गांधी जी सत्याग्रह छेड़ देते हैं। कब से कब तक भाई, देखो 1893 में गए, 1894 से लेके 1906 तक गांधी जी
बिल्कुल नॉर्मल रहे वहाँ पे वो उन्होंने पूरी चीज़ें देखी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर उनको रियलाइज़ हुआ यहाँ पे जो इंडियन लेबर्स हैं उनके साथ तो ज़्यादती हो रही है, उनके राइट्स की लड़े। तो 1906 से लेके 1915 तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या लड़ा भाई, सत्याग्रह लड़ा और वो जीत गए। ठीक है, लेबर्स को उन्होंने उनका हक दिलाया और वो जीत गए। जब 1915 में वहाँ पे जीते तो 1915 में इंडिया में भी चल रहा था, है ना भाई, अपनी तो 1757 से ही लड़ाई चल रही थी। तो 1915 में क्या किया, जी के गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या किया, गांधी जी को बुलाया, जी के गोखले जी ने बुलाया गांधी जी को इंडिया में कि भाई तू इंडिया आ। इसीलिए पॉलिटिकल गुरु, ये क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन कहलाते हैं, जी के गोखले जी। ठीक है, तो 9 जनवरी याद रखना है आपने, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं इंडिया, जिसको आप लोग NRI डे भी मनाते हैं। ठीक है, NRI डे, ये भी आपको याद हो गया। देन इंडिया में आए, 1 साल इन्होंने घूमा, बोला नहीं भाई मैं पहले पूरे इंडिया की सिचुएशन देखूंगा कि इंडिया में किस चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ के लिए लड़ना है हमें, क्या चीज़ इंडिया में है जो गरीबी है, ये सब उन्होंने देखी। फिर इनके 3 लिटमस टेस्ट में कहता हूँ, क्या कहता हूँ, लिटमस टेस्ट। ठीक है, लिटमस टेस्ट इन्होंने 3 करे, जिसकी शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखनी है, CAKE, केक। ठीक है, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद, K से खेड़ा। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। पहला हुआ आपका 1917 में, दूसरा हुआ आपका 1918 में, और तीसरा भी हुआ आपका 1918 में। ये आपको याद रखना है सीक्वेंस आपके गांधी जी की टाइमलाइन का, गांधीयन एरा है ये आपका। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छे से समझ आई भाई? आ जाओ भाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9। 19th समिट के बारे में पूछा गया है आपकी, नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट इज नम, ओके, हेल्ड कहाँ पे हुई ये आपसे पूछा गया है, युगांडा में, मोरक्को में, कनाडा में, या फिर यूके में। यस, तो ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, बताइए भाई कौन सा है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, कहाँ पे हुई थी ये हेल्ड। तो ये आपकी हुई युगांडा में। कहाँ पे हुई थी आपकी जो 19th समिट थी NAM की, NAM की, तो वो कहाँ पे हुई है भाई आपका युगांडा में। क्लियर? तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 10th। एक क्वेश्चन और है आपका ऑर्गेनाइजेशन पे, इसलिए मैंने बाकी सारी आपको रिवाइज नहीं करवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे वहाँ पे आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में थी वो वाली आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा मैं। तो धीरज रखो, सब कुछ आपको कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इंडिया एंड रशिया साइंड द 3 डॉक्यूमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यस, अभी इंडिया और रशिया ने 3 डॉक्यूमेंट साइन करे थे, वो इनमें से कौन कौन सा सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दैट। ठीक है, दे साइंड प्रोटोकॉल एंड कंसल्टेशन ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स ऑफिशियल विजिट टू रशिया इन दिसंबर 2023। ओके जी, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटोकॉल इज 4 ईयर्स, 2024 से 2028। ठीक है, प्रोटोकॉल विल फॉस्टर प्रोग्रेस इन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है भाई, इन्होंने एक साइंड करा है डॉक्यूमेंट जो प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल के लिए रहेगा, कंसल्टेशन रहेगी एक दूसरे के साथ, रशिया और इंडिया के साथ। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गए थे दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो प्रोटोकॉल की ड्यूरेशन रहेगा वो 4 साल रहेगा, 24 से लेकर 2028 तक। ठीक है जी, प्रोटोकॉल क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा, फॉस्टर करेगा, देखेगा प्रोग्रेस हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक कॉपरेशन की। तो बिल्कुल सर ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही सही है हमारी। ठीक है, याद रखनी है आपने, इंडिया और रशिया ने रिसेंटली 3 सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट साइन किए थे, जिसमें प्रोटोकॉल कंसल्टेशन का था मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, उसका स्पैम रहेगा 4 साल के लिए, जो एडवांस मिलिट्री इकोनॉमिक एनर्जी कॉपरेशन और मिलिट्री टेक्निकल कोलैबोरेशन को पीपल टू पीपल एक्सचेंज करेगा। उसके बाद एग्रीमेंट जो आपका कुंडन कुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके कॉपरेशन है, आपके फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर की जो आपकी मोमेंट MOU साइन किया गया है, दैट इज मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बायलैटरल टाइज रहेंगी दोनों नेशंस के साथ में, ये आपको इंडिया और रशिया का याद रखना है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदड्रॉ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है ओपेक। ठीक है, ओपेक से अभी अभी कौन सी कंट्री ने
एग्जिट कर दिया है, वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। कौन सी कंट्री थी भाई? यस, अल्जेरिया, अंगोला, मोरक्को या टर्की? यस, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी एस्टेब्लिश हुई थी कब? दैट इज़ 1960 में। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशिंग कंट्रीज कौन कौन सी थी आपकी? ईरान थी, ठीक है, याद रखना है आपने कि इराक थी, उसके बाद अगर बात करें कुवैत थी, सऊदी अरेबिया थी, और उसके बाद एक वेनेजुएला। ये सारी इसकी क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका अगर मैं बात करूं ओपेक का कहाँ पे है? वियना में। ओके, वियना ऑस्ट्रिया में है आपका हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक। अदर मेंबर्स हैं इसमें आपका अल्जेरिया है, ठीक है, इक्वेटोरियल गियाना है, उसके बाद आपका गबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसके बाद यूएई है। ये सारे इसके और बाकी वेरियस मेंबर्स हैं। अभी हाल ही में इसमें जो आपका विच वन? दैट इज़ अंगोला। अंगोला ने अभी अभी विड्रॉ कर दिया है ओपेक को। ठीक है, ओपेक को अभी अभी किसने विड्रॉ किया है? ये आपको याद रखना है, अंगोला ने। क्लियर है? अंगोला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ बाकी वेरियस अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, एक आपके पास आ जाती है भाई यूएनडीपी। क्या? यूएनडीपी। यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 170 कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे काम करती हैं एक साथ। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में, और ये फाउंड हुई थी 1965 में। 1965 में ये फाउंड हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं? यूएनडीपी। ठीक है, यूएनडीपी। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आपके पास यूएनईपी। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आपका कब फाउंड हुआ था भाई? आपको याद रखना है 1972 में। 1972 में ये फाउंड हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी, केनिया में। ओके, नायरोबी केनिया में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। ये कब फाउंड हुआ था? 1961 में। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट वन की बात करें, FAO। ठीक है, FAO क्या है भाई आपके पास? दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। कहाँ है? रोम में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 16 अक्टूबर को। कौन से साल में? 1945 में। 1945 में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच नेशन हैज़ ओवरटुक हांगकांग, ओके, टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट? कौन से देश ने अभी अभी हांगकांग को ओवरटुक किया है और वो स्टॉक मार्केट का 4th लार्जेस्ट बन गया है? कौन है भाई वो? यस, ये आपकी न्यूज़ है भाई 22 जैन की, 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, हमारा प्यारा भारत दैट इज़ इंडिया ने अभी ओवरटुक किया है किसको भाई? सर पास कर दिया हांगकांग को, और क्लेम किया है अपना टाइटल वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट। ओके, 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। ये किसकी रिपोर्ट थी? याद रखना है आपने, ब्लूमबर्ग की डेटा है ये, ब्लूमबर्ग का डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, ब्लूमबर्ग का ये जो डेटा है, उन्होंने ये डेटा रिवील किया था, इंडियन एक्सचेंज ने बूस्ट किया है और कॉइन किया है कितना? 4.33 ट्रिलियन। ओके, 4.33 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और हांगकांग का कितना था? 4.29 ट्रिलियन। ठीक है, तो अब हम लोग बन गए हैं 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट दुनिया के। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है भाई। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिगार्डिंग एक्सरसाइज खंजर। एक्सरसाइज खंजर कंडक्टेड बिटवीन, एक्सरसाइज है जो मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी, ये कौन कौन से देशों के बीच में कंडक्ट करवाई गई? इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया कजाकिस्तान, इंडिया इजिप्ट, इंडिया जापान। तो देखो, ये जो आपकी स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है, क्या है? ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज है जो आपकी हिमाचल प्रदेश में करवाई गई थी। कहाँ करवाई गई थी? हिमाचल प्रदेश में करवाई गई थी। किस किस के बीच में करवाई गई ये आपको याद रखना है, इंडिया एंड किर्गिस्तान। ओके, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होती है एक्सरसाइज खंजर। क्लियर? ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट वन अगेन। ठीक है, अरेंज दीज जियोग्राफिकल रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यस, ईस्ट से वेस्ट की ओर आपको ये लोकेशन को अरेंज करना है। यस, इंपॉर्टेंट वन।
देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। गोल्फ ऑफ एडन है, लैकाडिव सी है, साउथ चाइना सी है, गोल्फ ऑफ थाईलैंड है। यस, करिए इनको अरेंज, फिर मुझे नीचे बताइए कि कौन सा कोड इनमें से सही है। ईस्ट से वेस्ट लगाना है, ये आपने याद रखना है। देखो भाई, सबसे ईस्ट में अगर मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ चाइना सी आएगा, ठीक है, साउथ चाइना सी आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, क्या आएगा हमारे पास, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ओके, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। तो साउथ चाइना सी कहाँ पे है आपके पास, पहला तो ये हो जाएगा, ठीक है, 3, देन आपके पास गल्फ ऑफ थाईलैंड 4, 3 4, क्लियर। तो अब अगर यहाँ पे देखेंगे आप, 3 4 एक ही ऑप्शन में है, 3 तो एक ही ऑप्शन में था, तो डायरेक्ट आपका आंसर यहीं से आपको निकल के मिल जाता, गल्फ ऑफ थाईलैंड, देन आपके पास लोकाडिव सी, देन उसके बाद गल्फ ऑफ एडन। तो ऐसे आपका था ये लोकेशन प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँ, आंसर आपको मिल गया भाई, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों तो यहाँ आंसर ही देखने आते हैं, दिमाग लगा के समझने नहीं आते। तो भाई जब तक समझोगे नहीं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ को आपके क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर गल्फ ऑफ एडन की यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, किसकी, गल्फ ऑफ एडन की बात करूँ, तो ये आपकी वेस्ट ऑफ अरेबियन सी में देखने को मिलती है। कहाँ पे, यमन के नॉर्थ में, और सोमालिया के साउथ कोस्ट पे आपको ये गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलता है, यमन एंड सोमालिया के नॉर्थ साउथ में। लोकाडिव सी की अगर मैं बात करूँ, इसकी लोकाडिव सी की लोकेशन की बात करूँ, ये आपको सदर्न टिप ऑफ इंडिया के सदर्न टिप पे आपको देखने को मिलेगी ये, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ओशियन में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलता है, लैकाडिव सी, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ चाइना सी, ये तो सभी को पता ही है, ये आपका ईस्ट ऑफ इंडियन ओशियन में देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के दरमियान आपका ये बॉर्डर करता है, और चाइना के साथ आपकी ये बॉर्डरिंग करता है, साउथ चाइना सी। गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये आपका साउथ चाइना सी के वेस्ट में है, जो बॉर्डर करता है थाईलैंड और कंबोडिया को, थाईलैंड एंड कंबोडिया को ये बॉर्डर करता है। तो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएंगी पीपीटी में। चलिए आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन इज एग्जीक्यूटेड अंडर द एजेस ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड रूरल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ओके, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसका मेन टारगेट क्या होता है, अर्बन हाउसिंग की जो स्कैर्सिटी है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स में, उसको कम करना, ठीक है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, पक्का हाउसेस, क्लियर, याद रखना है आपने, इन क्या पक्का हाउसेस बना के देना है जो कच्चे घरों में रहते हैं, एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स को, क्लियर, ये आपने याद रखना है। चलिए आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th पे, 16th क्वेश्चन आपसे आ गया। नेक्स्ट अगेन, पीएम कुसुम इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ, पीएम कुसुम जो है ये आपकी किस मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप स्कीम है। यस, पीएम कुसुम स्कीम है क्या चीज़, ये लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तपम महाअभियान, पीएम कुसुम, ओके, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तपम महाअभियान स्कीम, फार्मर्स के लिए जो इंस्टॉल करेंगे सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्ट करेंगे सोलर से और अदर रिन्यूएबल पावर प्लांट से हमारे देश में। तो उसके लिए हमने की थी क्या भाई, दैट इज पीएम कुसुम योजना, ठीक है। ये फ्लैगशिप स्कीम है आपकी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है भाई। क्वेश्चन 16 हो गया क्लियर। चलें अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट वन, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी तरफ फिर से आ गया है भाई। देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी पुट फोर्थ बाय ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर एम्पायर इन इंडिया अंटिल 1859, ओके जी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स द प्रिंसली किंगडम ऑफ कित्तूर इन 1824 अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज ऑफिशियली विड्रॉन बाय लॉर्ड कैनिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट आपको इनमें से करेक्ट पूछा गया है ये बताना है भाई।
यस, तो सभी की सभी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे हैं भाई, क्या करेक्ट, ऑप्शन डी है आपके पास यहाँ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ आप लोगों को आ ही चुकी होगी भाई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है ये एक ब्रिटिश एनेक्सेशन पॉलिसी थी जो इंडिया में लाई गई थी, 1859 तक थी ये, उसके बाद ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसके बाद क्वीन रूल्स हमारे इंडिया पे लागू हो चुका था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये इंट्रोड्यूस की गई थी इसके टेन्योर में इंडिया में, और ये एक्सपैंड करता था ब्रिटिश का कंट्रोल, एनेक्स करता था स्टेट्स को जिसके भी मेल हायर्स नहीं होते थे, नेचुरल मतलब कोई बच्चा नहीं होता था, अडॉप्टेड नहीं चलता था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको विड्रॉ कर दिया था पॉलिसी को। जब ब्रिटिश गवर्नेंस का यहाँ पे राज फाइनली आ गया था तो ये डिसीजन मार्क किया था एंड ऑफ डॉक्ट्राइन लैप्स इन इंडिया। ठीक है भाई, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आ गया भाई बजट। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन बजट 2024-2025? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपको किसकी देखने को मिली थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ? यस, बताइए भाई। देखो, अगर यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ बजट की तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आया है और एग्ज़ाम में इसमें आपका एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके लिए मैंने एक बजट का सेशन लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। नहीं देखा है तो नो इशू, अभी हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे आपके बजट को। देखो, यूनियन बजट 2024-25 का जो आया ये था हमारे पास क्या भाई? इंटरिम बजट। क्या था? इंटरिम बजट। अब इंटरिम बजट और फुल बजट में फ़र्क क्या होता है? देखो, इंटरिम बजट वो आता है जिस टाइम हमारे लिए क्या होता है, समहाउ इलेक्शन अभी हमारे आ रहे हैं, ये कुछ ही महीने में, 2-3 महीने में हमारे इलेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद जो फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट आएगी, या बीजेपी ही आएगी दोबारा से या कोई और सरकार आए, तो वो फुल फ्लेज्ड बजट पेश करेगी। तो ये जो थोड़ा सा दरमियान है उस टाइम हम लोग क्या लाते हैं? इंटरिम बजट। अब बजट में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? बजट में आपके पास एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है आपका, ठीक है, उसके बाद कैपिटल दिखाया जाता है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया जाता है आपके बजट में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बजट में पेश क्या क्या किए जाती हैं? स्कीम्स की जाती हैं। और बजट जो 2024 का, ये वोट ऑन अकाउंट आपने यहाँ पे इसमें बताया था कि आपको अगर कुछ पैसा चाहिए तो वो आपको सरकार से पूछ के लेना पड़ेगा। सरकार आपसे पहले पूछेगी कितना चाहिए, कहाँ के लिए चाहिए। वोट ऑफ अकाउंट आपका 116 आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, आर्टिकल 116 रिगार्डिंग वोट ऑन अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास बजट की आती है कि बजट क्या आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है जो आपका आता है 112 आर्टिकल। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, रिगार्डिंग बजट। ठीक है, तो चलो भाई अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन क्या था? किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेट किया गया है पैसा? तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा इस साल के बजट में दिया गया है। अगर बात करूं यहाँ में एलोकेशन की, डिफेंस मिनिस्ट्री 6.1 लाख करोड़ मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को 2.78 करोड़ मिला है सेकंड नंबर पे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ को 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2.13 लाख करोड़। होम अफेयर्स को 2.3 करोड़, रूरल डेवलपमेंट को 1.77 लाख करोड़, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को 1.68 करोड़, कम्युनिकेशंस को 1.37 करोड़, वेलफेयर को 1.27 लाख करोड़। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन 19 में, हु हैज़ वॉन द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? प्रिट्जकर अवार्ड के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। अवार्ड्स के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 तक सारे अवार्ड्स आपके कवर करवा रखे हैं। वो वीडियो भी एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, आपको प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड आपको किस फील्ड में मिलता है? या तो आपकी ये फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, तो ये आपकी आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, आर्किटेक्चर की फील्ड में। ठीक है, तो 2023 का किसको मिला था? तो ये मिला था डेविड एलन चिपरफील्ड को। क्लियर? डेविड एलन चिपरफील्ड को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड?
इंडिया की पहली सोलर पावर सिटी कहाँ पे इनोग्रेट की गई है, ये आपसे पूछा गया है। सोलर पावर, यस, सोलर पावर आपकी सोलर एनर्जी है जो आपकी कहाँ से, सन से ली जाती है, सन के द्वारा एनर्जी ली जाती है। तो वो आपकी सांची मध्य प्रदेश में, ठीक है। सांची स्तूपा आपने नाम सुना होगा, तो ये वही स्तूपा है जहाँ पे आपकी क्या होगा, पहला इंडिया का सोलर पावर सिटी कहलाएगी ये सांची सिटी मध्य प्रदेश की। यहाँ पे आपको 8 मेगावाट, कितना भाई, 8 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस की जाएगी सोलर एनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है रिगार्डिंग दिस, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बात हो रही थी अवार्ड्स की, तो हम लोग ग्रैमी अवार्ड्स को कैसे बोल सकते हैं इस बार, ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स इस साल किसको मिला था, हमारे इंडिया के। तो इंडिया में इस बार हमारे ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई मिलता किस में है। ओरिजिनली इसका नाम क्या था, ग्रामोफोन अवार्ड, ग्रामोफोन अवार्ड, ठीक है भाई। ये आपका 1958 से दिया जाता है। तो शक्ति जो आपकी कंप्राइज करता है जाकिर हुसैन को, शंकर महादेवन, जॉन मैकलिन, गणेश राजगोपालन, तो इन सबको कंबाइनली इनका जो एक एल्बम थी दिस मूवमेंट, ओके, दिस मूवमेंट, इस एल्बम को इस बार मिला है क्या, आपका ग्रैमी अवार्ड। तो ये आपको याद रखना है, दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये था भाई हमारा मॉक टेस्ट 1। तो आई होप सो आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी की पूरी रिवीजन करवाऊंगा फुल सिलेबस की। ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट 1। कल से हम लोग 2 मॉक टेस्ट किया करेंगे। आज हमने एक ही किया है, कल से 2 प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में मैं काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दूंगा, वो भी आप साथ साथ में रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो बाकी प्रीवियस पीडीएफ्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेशन हमारा रहने वाला है मॉक टेस्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका 20 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। आपको पता है टाइम पास वाला सेशन नहीं रहता है, नॉलेजेबल सेशन रहेगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई अपना एक फ्रूटफुल कमेंट, मतलब कि फीडबैक अच्छे से दे दीजिएगा कि आपको कैसा सेशन लगा। तो जो आपका फीडबैक है वो हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि आपसे हमारी कोई भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।